हेलो दोस्तों, आज आप लोग को क्लास 10 के मैथमेटिक्स के अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग क्या जानते थे जो पहले जानेंगे। तो आप लोग पिछले वीडियो में आप लोग को 4.1 कहे थे बनाने, जिसमें दो हिसाब बच्चों से नहीं बना है। तो चलिए अब हम आप लोग को सोल्व कर देते हैं, उसके बाद 4.1 में फिर हम अगला चैप्टर शुरुआत करने के प्रयास करते हैं। तो चलिए हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 कहाँ जा गया? 4.1 का चलिए, हाँ 4.1 में बच्चों का परेशानी था तीसरा के दूसरा और पांचवा। यही दोनों पर कमेंट आया है कि सर दूसरा, तीसरा के दूसरा और पांचवा बता दीजिएगा। तो चलिए अब इसको हम लोग देख लेते हैं। कहता है एक दुकानदार 80 रुपया में कुछ पुस्तकें खरीदा। कि वो पुस्तक खरीदा है उसको मालूम नहीं है, लेकिन वो बात टोटल 80 रुपया में खरीदा। मतलब तीसरा के दूसरा में कहने का मतलब कुल धन जो है दुकानदार के पास 80 रुपया। तो मान लीजिए कि वह के पुस्तक खरीदता है, पुस्तक की संख्या बराबर x। चलिए मान लिए कि पुस्तक की संख्या बराबर x, तो एक पुस्तक का कीमत कितना हो? एक पुस्तक की कीमत, देखिए इस बात को समझने के लिए 80 रुपया है, एक वो पुस्तक खरीदा तो एक पुस्तक की कीमत के रुपया होगा। तो देखिए अगर आपके पास 40 रुपया में 5 पेन खरीदें तो आप 1 रुपया में एक पेन के रुपया में खरीदिए, तो कहिएगा कि 8 रुपया में सर 8 पैसे 40 होता है। तो 8 रुपया आप कैसे प्राप्त किए? एक पेन का जो मूल्य है वो कैसे प्राप्त किए? 8 रुपया। तो आप 40/5 किए थे, तब ये कट करके 8 आया, 8 पैसे 40। उसी प्रकार से कुल धन में मतलब कि पेन की संख्या से भाग दे देना। तो यहाँ भी कुल धन में पुस्तक की संख्या से भाग देते हैं तो एक बुक का कीमत निकले। तो चलिए 80/x एक पुस्तक की कीमत होगी। फिर कहता है यदि किताब का मूल्य 1 रुपया कम होता तो उसी राशि में 4 किताबें अधिक लिया होता। कहता यदि किताब का जो कीमत इतना रुपया आया है, यदि यहां से 1 रुपया पर पुस्तक पर कीमत कम होता तो 80 रुपया में 4 किताब अधिक खरीदता। तो इसका मतलब नया किताब की संख्या क्या हो गया? अस्सी प्लस 4। तो एक पुस्तक की कीमत फिर वैसे निकाल लेंगे, तो कितना था? 80/x + 4। प्रश्न से प्रश्न क्या है? रुपया ही आ गया, दोनों में बड़ा कौन? तो जिसका हर बड़ा वो होता है छोटा। जैसे आपको कह दे 1/3 बड़ा कि 1/4 बड़ा, तो 1.3 कहने का मतलब 0.33, 1.4 का 1/4 कहने का मतलब 0.25। तो कहने का मतलब कि जिसका हर छोटा वो आ रहा है बड़ा, जिसका हर बड़ा वो आ रहा है छोटा। तो आप देखिए ये दोनों में बड़ा कौन है? तो बड़ा 80/x होगा और छोटा आपका ये वाला होगा। तो ये दोनों पुस्तकों की कीमत में क्या रुपया का अंतर था? मात्र 1 रुपया। तो चलिए 80/x माइनस 80/x + 4 बराबर 1 रुपया का अंतर। एलसीएम ले लीजिए, x × x + 4 बराबर 80 × x + 4
माइनस 80x गुना कर देंगे 80x प्लस 832 320 माइनस 80x बटा एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 1। 320 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस में तो होने जाएगा तो माइनस में 0 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 320 आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। चलिए एक तीसरा का पांचवा बचा उसको भी खात्मा हम लोग कर देते हैं। तीसरा का पांचवा क्या कहता है, एक कपड़े की टुकड़े की कीमत 200 रुपया। एक वो कपड़ा के टुकड़ा है उसकी कीमत 200 रुपया। ₹200। अब क्वेश्चन कहता है यदि कपड़े के टुकड़े की लंबाई 5 मीटर अधिक होता तो इसकी कीमत ₹2 कम होती। तो टुकड़े की मूल्य अपरिवर्तित रहता। फिर वही काम माना कि कपड़ा की लंबाई बराबर 1 मीटर तो 1 मीटर कपड़ा का कीमत कितना हो जाएगा बराबर 200/100 रुपया। नया कपड़ा लंबाई बराबर कितना था, तो कहा कि यदि कपड़ा 5 मीटर अधिक लंबा होता तो x + 5 तो 1 मीटर नया 1 मीटर कपड़ा का कीमत 200/x + 5। प्रश्न क्या है 200/x माइनस 200/x + 5 बराबर 6 रुपया का अंतर था तो वह अंतर ₹2 का था। हल कर लेना आप लोग का काम है, हल तो मेरा काम नहीं है, हल आप लोग कर लीजिएगा। तो चलिए ये चैप्टर की समाप्ति हो गई। आज हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं आगे। लिखिए स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिएगा। लिखिएगा द्विघात समीकरण के प्रकार। द्विघात समीकरण के प्रकार लिखिएगा यह 3 प्रकार के होते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं, सॉरी यह 2 प्रकार का होता है। पहला शुद्ध द्विघात समीकरण और दूसरा मिश्रित द्विघात समीकरण। तो चलिए लिखिए शुद्ध द्विघात समीकरण लिख कर रख दीजिएगा।
लिखिए वैसा वैसा द्विघात समीकरण, वैसा द्विघात समीकरण जिसमें ax² प्लस c इक्वल टू 0 हो, प्लस c इक्वल टू 0 हो, उसे शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं, उसे शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल 2x² प्लस 5, 3x² माइनस 8, 2x² प्लस 12। कहने का मतलब यदि इसमें x वाला टर्म नहीं आया तो इसे हम लोग शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। आगे लिखिएगा मिश्रित द्विघात समीकरण, लिखे डैश लिखिए वैसा द्विघात समीकरण, वैसा द्विघात समीकरण जिसमें ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हो, यहां भी a नॉट इक्वल टू 0 और यहां भी a b नॉट इक्वल टू 0, वैसा द्विघात समीकरण जो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो, जहां a b नॉट इक्वल टू 0 को मिश्रित द्विघात समीकरण कहते हैं, को मिश्रित द्विघात समीकरण कहते हैं। इसका रूप कैसा होता है जो जान लेंगे। इसका रूप जो होता है बाबू एग्जाम्पल के रूप में, तो 2x² माइनस 8x प्लस 5 बराबर 0 और 3x² प्लस 5x प्लस 8 इक्वल टू 0। कुछ लिख दीजिए, दो चर होना चाहिए, घात 2 होना चाहिए। x वाला टर्म यदि है तो यदि x वाला टर्म है तो ये आपको मिश्रित द्विघात समीकरण, और x वाला टर्म यहाँ गायब है तो ये शुद्ध द्विघात समीकरण आएगा। चलिए दोनों खत्म हो गया। आगे लिखेगा द्विघात समीकरण के हल करने की विधियां, द्विघात समीकरण के हल करने की विधियां। पहला गुणनखंड विधि, दूसरा श्रीसंक्रा धारा चार्ज या पूर्ण वर्ग विधि। दो प्रकार से हल होती है द्विघात समीकरण का, एक तो गुणनखंड विधि और दूसरा श्रीसंक्रा धारा चार्ज या पूर्ण वर्ग विधि, उसी को कहते हैं, उन्हीं का देन है पूर्ण वर्ग विधि। यही दो प्रकार से समीकरण को हल होता है, तो गुणनखंड विधि और श्रीसंक्रा धारा चार्ज की विधि। तो चलिए गुणनखंड विधि लिख करके देख दीजिएगा। कौन विधि? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि यदि आपको दिया हुआ ax² प्लस bx प्लस c के रूप में, तो आप लोग गुणनखंड कैसे करते थे? सबसे पहले इसको गुणनखंड कर लेना। तो मान लीजिए कि b को ऐसा तोड़े, a c जब गुना हुआ प्रथम पद और लास्ट पद का गुणांक गुना होता है, तो गुना होला पर ac चिन्ह प्लस है, तो इसको ऐसा तोड़ो ac को कि जोड़ करके यहाँ पे b आ जाए। सॉरी, जोड़े तो b और गुना करें तो ac। तो मान लीजिए कि जब इसको तोड़ते हैं b को, तो ax² प्लस
एक्स स्क्वायर प्लस, आपको यहाँ पे लिख देते हैं इसको तोड़ करके, पी प्लस क्यू। जैसे ही इसको तोड़े तो मान लीजिए कि पी प्लस क्यू के रूप में टूटा। ये देखिए थोड़ा सा चौरासी के रूप में पहले सिखा रहे हैं, उसके बाद चौरासी के रूप में आता है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस पी गुना एक्स, पी एक्स प्लस क्यू गुना एक्स, क्यू एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। उसके बाद ये दोनों में कॉमन क्या, एक्स इंटू ए एक्स प्लस पी प्लस, ये दोनों में मान लीजिए ये दोनों में जो कॉमन है वो आपका m कॉमन है। ये दोनों में कुछ मान लेते हैं कि m कॉमन है, तो जब m कॉमन है तो जब इसको खंड कीजिएगा तो ये एक्स प्लस पी के रूप में आ जाएगा इक्वल टू 0। आप देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो ए एक्स प्लस पी कॉमन है इंटू एक्स प्लस एम इक्वल टू 0। ए एक्स प्लस पी बराबर 0 और एक्स प्लस एम बराबर 0। एक बार यहाँ से x का वैल्यू, एक बार यहाँ से x का वैल्यू। आप लोग को ये टॉपिक बहुत हार्ड लगा होगा, ऐसे बताया था, लेकिन हार्ड नहीं है। अब इस पर एक एग्जाम्पल देंगे, जिंदगी भर समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल क्या देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 को गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण का हल करें। 2 नंबर में आता है, डरने की बात नहीं है। जब भी गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण का हल आ जाएगा तो ध्यान रखना है कि चूंकि सबसे पहले इसको प्रथम पद का गुणांक और अंतिम पद रद्दू कर रही होगा और एजा छो कर रही, ये दोनों को गुना करना। तो 2 गुना 6 बराबर कितना आया 12। चिन्ह लगा करके, इसका चिन्ह प्लस था 2 का और 6 का भी चिन्ह प्लस था, तो प्लस गुने प्लस बराबर प्लस, गुना करके जो चिन्ह आया उसका क्या आया प्लस। इसका मतलब बीच का पद जो लाना है बाबू, बीच का पद लाना वो जोड़ करके। 12 को ऐसा तोड़िए कि जोड़ करके 7 आ जाए। तो 12 को तोड़िएगा, 12 कैसे कैसे टूटेगा, 1 गुना 12 और टूटेगा, 2 गुना 6, 3 गुना 4। अब देखिए हमको जोड़ करके यहाँ 7 लाना, तो कैसे कैसे आएगा, तो ये दोनों को जोड़ेंगे 13, ये दोनों को जोड़ेंगे 8, ये दोनों को जोड़ेंगे 7, लगता है 4 3 में टूट जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। 2x कॉमन निकाल लीजिए, x प्लस 2 प्लस 3 कॉमन निकाल लीजिए, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 2x बराबर प्लस में तने -3, तो x बराबर -3 यानी गुना में तने भागा में 2। यहाँ देखिए x बराबर यानी प्लस में तने -2। इस प्रकार से आप लोग टोटल बनेगा। मतलब कहने का मतलब आपको एक्सरसाइज 2.2 पढ़ाए हैं, सेम गुणनखंड विधि से कहेगा तो इसी प्रकार से बना, डरेंगे नहीं। स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। आप लोग टोटल ये बात पढ़े हुए हैं, फिर से ये चैप्टर में मिला। और जब तक गुणनखंड कंप्लीट नहीं होगा आपको एपी नहीं पढ़ सकते हैं, एपी नहीं बना सकते मन से। और आपका आगे जो भी चैप्टर कोऑर्डिनेट में जाइएगा तो द्विघात समीकरण फिर आएगा। यदि सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं है तो द्विघात समीकरण बना कंप्लीट नहीं है तो आपको फिर 7वां एक्सरसाइज में दिक्कत करेगा। इसीलिए हर हालत में गुणनखंड जितना भी बच्चा है सीखने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं समझ में आया, नहीं गुणनखंड सीख पाए तो फिर कमेंट करके बताइए, फिर से एक बार बताएं। इसके लिए निश्चित आप लोग रहे तो स्क्रीनशॉट आप लोग को लेना है तो ले लीजिए, ताकि आप लोग को घर में लिखने में आसानी हो। थ्योरिकली भी बताया हुआ। थैंक यू। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, 19-20 मिनट का हो चुका है, क्योंकि ज़्यादा लंबा कर देंगे तो आप लोग को ही परेशानी होगा, आप लोग ही कम पढ़िएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू।